वैसे तो हम सब फेमिनिज्म में बिलीव करते हैं, पर फेमिनिज्म का ट्रू मतलब बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक लड़के और लड़की के बारे में अगर हमें ओपिनियन बनाना होता है तो हमारे क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं। बात करें अगर एक लड़के की जो बहुत पैसे कमाता है, जिसका हर चीज पर अपना एक अलग ओपिनियन है, जो शादी से पहले सेक्स कर चुका है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर अगर यही 3 बातें किसी लड़की के बारे में हो तो हम उसे जज करने लगते हैं। हाय, वेलकम टू द चैनल किस्से कहानियां किताबें। नाम है निशा और आज एक और बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल की समरी लेकर आ गई हूँ। ये नॉवल जो आधारित है फेमिनिज्म पर। आज की नॉवल जिसका नाम है वन इंडियन गर्ल, लिखा है हम सबके फेवरेट ऑथर चेतन भगत ने। ये नॉवल जो कि 1 अक्टूबर 2016 में लिखी गई। ये नॉवल जो कहानी है राधिका मेहता की। राधिका मेहता जो जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी। राधिका मेहता जिसके बहुत सारे सपने थे। राधिका जो देखने में बहुत खूबसूरत नहीं थी, बहुत फेयर नहीं थी, पर पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, हमेशा फर्स्ट आती थी। 12th में स्कूल में टॉप किया, SRCC दिल्ली के बेस्ट कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लिया, 98.7 परसेंटाइल आई थी और IIM अहमदाबाद में एडमिशन मिला था। पर राधिका मेहता जो एक पंजाबी फैमिली को बिलोंग करती है, वहाँ पर इन सारी चीजों के कोई मायने नहीं है। लड़की वही अच्छी है जो बहुत खूबसूरत हो, जो बहुत अट्रैक्टिव हो, जिसका एम्बिशन हो शादी करना। जैसे कि राधिका की बड़ी सिस्टर अदिति, जिसे 12th में मिस हॉटनेस का टाइटल मिला था। राधिका की 12th की 98% मार्क्स से वो ज्यादा कूल साउंड करता था। अदिति जिसकी लाइफ का एम था एक अमीर लड़के से शादी करना, और वैसा ही हो भी रहा था। उसकी शादी फिक्स हो गई थी अनिल नाम के एक लड़के से जिसकी बहुत सारी सैनिटरी की शॉप्स थी। जिस दिन अदिति की शादी थी उसने राधिका को एडवाइस भी दी थी, तुम्हारे जैसी लड़की को जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। राधिका सोच रही थी मेरे जैसी मतलब मेरे जैसी पढ़ाकू या फिर मेरे जैसी ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन वाली। जो लोग गोरे होते हैं उन्हें तो हम कभी राइजिश नहीं कहते, तो ब्रिटिश क्यों? एनीवेज राधिका को तो शादी नहीं करनी थी। IIM अहमदाबाद से MBA कंप्लीट होते ही उसकी जॉब लग गई थी अमेरिका में गोल्डमैन सैक्स इन्वेस्टमेंट बैंक में। 4 लाख रुपए महीने की सैलरी थी। अब अगर आप ये बात अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो उनका रिएक्शन क्या होना चाहिए? उन्हें खुश होना चाहिए, बट पंजाबी फैमिली की मदर बिल्कुल नहीं। उनकी चिंता एक्चुअल में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब तुझसे शादी कौन करेगा? कम कमाने वाले लड़के से तू शादी नहीं करेगी, और जो तुझसे ज्यादा कमाएगा वो तेरी जैसी लड़की से क्यों शादी करेगा? अब तो तेरे लिए लड़का ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। माँ की इस तरह की चिंता सुनकर राधिका को बहुत गुस्सा आता था। वो माँ की बातों को अवॉइड करती थी। जब अदिति पैदा हुई तो थोड़ी उदासी घर में आई थी, क्योंकि वो लोग लड़का चाहते थे, पर सोच लिया था चलो दूसरा बच्चा जल्दी प्लान कर लेते हैं, शायद लड़का हो जाए। राधिका हुई तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। सुना तो ये भी है कि राधिका की माँ ने 2 बार अबॉर्शंस करवाए, पर जब भी राधिका उनसे पूछती है तो वो कह देती हैं मुझे याद नहीं। क्या कोई अबॉर्शंस भी भूल सकता है? राधिका के डैड बहुत सीधे हैं। वो किसी बात पर ज्यादा आर्ग्यूमेंट करते नहीं, चलती माँ की है इसलिए हमेशा चुप ही रहते हैं। कहानी शुरू होती है गोवा के मैरियट होटल से। राधिका जो 27 साल की हो चुकी है, अब वो गोल्डमैन सैक्स में वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी है। करने जा रही है अरेंज मैरिज ब्रिजेश नाम के लड़के से, जो कि फेसबुक में जॉब करता है। आज के टाइम में अरेंज मैरिज करना एक्चुअल में बहुत मुश्किल है, और राधिका के लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल था, बट कोई ऑप्शन नहीं था। राधिका हमेशा से चाहती थी डेस्टिनेशन वेडिंग करना, और उसने यहाँ गोवा में मैरियट होटल बुक कराया था 1 हफ्ते के लिए। 1 करोड़ से ज्यादा का खर्चा कर रही थी, बट फिर भी लड़की वाले तो लड़की वाले ही रहेंगे। प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस तो हमेशा लड़के वालों को ही ज्यादा मिलती है। ऐसी ही एक प्रॉब्लम यहाँ पर भी हो गई थी। राधिका मेहता अपनी फैमिली के साथ मैरियट होटल पहुंच गई थी, और यहाँ आकर पता चला था कि कोई गवर्नमेंट का इवेंट आ गया है, जिसकी वजह से उन्होंने जो 100 रूम्स बुक करवाए थे उसमें से उन्हें सिर्फ 80 ही मिल पाएंगे। अब अगर 100 रूम्स मिलते तो 50 लड़के वालों के 50 लड़की वालों के, दोनों की साइड से 115 से ज्यादा लोग आ रहे थे। अब 40 कमरों में अगर 120 लोगों को हम एडजस्ट करेंगे तो एक कमरे में आएंगे 3 लोग। फिर भी मैनेजेबल है, बच्चों के साथ ऐसा अरेंजमेंट किया जा सकता है। बट राधिका की मॉम ने
बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो लड़के वाले हैं, वो एडजस्ट नहीं करेंगे, उन्हें 50 कमरे देने थे तो 50 ही देने पड़ेंगे, हम 30 कमरों में एडजस्ट करेंगे। राधिका ने आर्ग्यू किया भी था और वो इस बात पर एग्री नहीं होना चाहती थी, पैसे वो दे रही थी, बट कई बार आपको चुप रहना पड़ता है। ऐसा ही राधिका के साथ भी हुआ था। 30 कमरों में 120 लोगों को बहुत मुश्किल से एडजस्ट किया था, राधिका की मॉम और उसकी बुआ ने मिलकर। बुआ ने तो कहा था मैं जमीन पर सो जाऊंगी, अचार से रोटी खा लूंगी, जैसा भी हो अब तेरी शादी हो जाए। मैं तो पहले ही कह रही थी कि दिल्ली में शादी कर लो, दिल्ली में क्या होटल्स कम हैं। राधिका ने गिव अप कर दिया था, जो करना है करो, बट उसकी माँ की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही थी। उन्होंने कहा था कि लड़के वाले आने वाले हैं, जल्दी जाओ, कोई सिल्क का सूट पहन लो, ज्वेलरी पहन लो, जीन्स टी शर्ट में लड़के वालों से कैसे मिलोगी, वो भी तो अभी अभी ट्रैवल करके आई है, उससे इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों। बट अब उसने बहस करने की कोशिश की तो माँ ने उसके आगे हाथ जोड़ लिए थे। इसके आगे राधिका नहीं बोल पाई, रूम में चली गई, येलो कलर का सिल्क का सूट पहन लिया, तैयार हो गई, ज्वेलरी पहन ली। लड़के वाले जो आने वाले हैं उसे सब लोग देखेंगे, जज करेंगे, सर्कस के बंदर की तरह फील कर रही थी वो। माँ का फोन आते ही राधिका लॉबी में पहुंच गई थी, जहाँ पर लड़के वाले पहुंच चुके थे और उनका जोरों शोरों से स्वागत भी किया जा रहा था। इवेंट मैनेजर सूरज खुद अपने हाथ से उनको नारियल पानी सर्व कर रहा था, राधिका की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा था। ब्रिजेश, जिसके साथ राधिका की शादी होने वाली है, वो राधिका के पास आया था। राधिका समझ नहीं पा रही थी कैसे मिले अपने टू बी हस्बैंड से। उसके अंदर की आवाज कह रही थी हक कर ले, पर राधिका ने ब्रिजेश से हाथ मिलाया था। तभी वहाँ पर ब्रिजेश के मम्मी पापा भी आ गए थे, जिन्हें अब राधिका को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देनी होगी। आखिर वो लड़के के माँ बाप जो हैं, अगर उसकी अदीदी दीदी होती तो यहाँ पर क्या करती, ये सोचकर राधिका ने दोनों के उसी समय पैर छू दिए थे। अब इंडिया, जहाँ पर बहुओं को जला भी दिया जाता है, वहाँ ब्रिजेश की माँ ने आगे बढ़कर राधिका के माथे पर किस किया था। इसका मतलब तो ये लोग अच्छे लोग ही होंगे। उनके साथ साथ और भी बहुत सारे रिश्तेदार वहां पर आ गए थे, सबको दुल्हन जो देखनी थी। ब्रिजेश राधिका की हेजिटेशन समझ रहा था और उसने राधिका के पास आकर कहा था, तुम्हारे लिए ज्यादा हो रहा है क्या। राधिका मुस्कुरा दी थी। तब उसने कहा था, चलो बाहर वॉक करने चलोगी। सबसे नजरें चुराकर ये दोनों होटल के पीछे पूल के पास वॉक करने चले गए थे। हाँ, येलो कलर के सिल्क सूट में राधिका बहुत और तो लग रही थी, क्योंकि वहां पर लोगों ने जैसी ड्रेसेस पहनी हुई थी, बिल्कुल नौटंकी बन चुकी थी। ब्रिजेश ने कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। राधिका मन ही मन मुस्कुरा रही थी। खूबसूरत और मैं, ये लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। उसके अंदर की आवाज कह रही थी, अब तुझे भी कुछ अच्छा कहना चाहिए। तुम्हारा कुर्ता भी अच्छा लग रहा है, राधिका ने कहा था। एक्चुअल में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। ट्राई तो कर रहा है। ब्रिजेश बात कर रहा था फ्यूचर की। शादी के बाद ये लोग हनीमून पर जाने वाले हैं बाली। राधिका सोच रही थी कितना अजीब है एक अननोन इंसान के साथ आगे की सारी लाइफ के प्लान्स बनाना, हनीमून पे जाना, पर्सनल हो जाना। पहली बार आज वो ब्रिजेश से मिली है, 1-2 बार स्काइप कॉल जरूर हुई थी। खैर, ब्रिजेश तो फ्यूचर की बातें कर रहा था। शादी के बाद राधिका कहाँ रहना पसंद करेगी, न्यूयॉर्क जहाँ पर उसका ऑफिस है, या फिर सैन फ्रांसिस्को जहाँ पर अभी ब्रिजेश रहता है। फिलहाल तो राधिका गोल्डमैन सैक्स की लंदन ब्रांच में है और उसे ट्रांसफर भी लेनी होगी। ब्रिजेश पूछ रहा था, क्या हुआ तुम्हारे ट्रांसफर का। राधिका के फोन पर मैसेज आया था। ना चाहते हुए भी उसने वो मैसेज देखा था। मैसेज अननोन नंबर से था। हाय देवू, भूल तो नहीं गई मुझे, सुना है तुम शादी कर रही हो। ये मैसेज देखकर राधिका के चेहरे का रंग उड़ गया था। ब्रिजेश ने पूछा था, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या। राधिका ने सोच लिया था कि अब फोन नहीं देखूंगी, बट मैसेज दोबारा आया। तब उसने देखा, आई लव यू। राधिका ने टाइप किया, मैसेज मत करो। ब्रिजेश अपने फ्यूचर के प्लान्स राधिका से पूछ रहा था और वो फोन में लगी हुई थी। बहुत ही स्टूपिड लग रही थी। वो जानती थी कि सही नहीं हो रहा है कुछ, और उसने फोन बैग में रखना चाहा भी था, पर जैसे फोन में आ रहे मैसेजेस में उसे ब्रिजेश से ज्यादा इंटरेस्ट हो गया था। ब्रिजेश सवाल पूछता जैसे उसे सुनता ही ना। वो कहती, हाँ क्या कहा तुमने। ब्रिजेश ने पूछा, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या। राधिका ने कहा, हाँ एक्चुअल में वो मॉम के मैसेजेस आ रहे हैं, ज्वेलरी इश्यूज। पहले ही दिन उसने अपने टू बी हस्बैंड को झूठ बोल दिया था। इनर वॉइस कह रही थी,
तू है ही बहुत घटिया। आप भी इस टाइम पर राधिका को जज कर रहे होंगे ना? शादी होने वाली है तब ये किस लड़के के मैसेजेस आ रहे हैं और ये रिस्पॉन्ड क्यों कर रही है, क्यों देख रही है? खैर वो वहां से भागी थी, लिफ्ट में गई थी और फोन को फिर से देखा था। मैसेजेस बार बार आ रहे थे। देवू बार बार लिख रहा था, आई लव यू, आई मिस यू, मुझसे गलती हो गई, तुम दुनिया की सबसे अच्छी चीज हो जो मुझे मिली थी और मैंने तुम्हें वो इम्पोर्टेंस नहीं दी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। राधिका ने मैसेज किया था कि अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है, प्लीज मैसेजेस मत करो। देवू ने कहा था, तुमसे बात करना चाहता हूँ, कॉल कर लूं? राधिका ने कहा था, यहाँ मेरे साथ बहुत लोग हैं और मैं बात नहीं कर सकती। जिस पर देवू ने कहा था, ये तो बता दो कहाँ पर शादी कर रही हो? राधिका ने कहा, क्या फर्क पड़ता है? जिस पर देवू ने कहा, बता तो दो, बताने में क्या होगा? राधिका ने कहा, गोवा। ओ कौन सा होटल? मैरियट। राधिका ने लिख दिया था। मैं आ रहा हूँ, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। राधिका ने हॉरिफाइंग इमोजीज बना दिए और कहा, बिल्कुल मत आ जाना, खबरदार अगर तुम यहाँ आए तो। उसके बाद वो कमरे में पहुंची थी। अदिति दीदी ने कहा था, ओहो ब्रिजेश से मिलकर आ रही हो? राधिका को इस पर शर्माना चाहिए, बट राधिका के लिए कि सब कुछ बहुत अजीब है। अब एक्चुअल में राधिका के लिए ज्यादा हो रहा था। एक तरफ शादी की प्रिपरेशन, शादी के फंक्शंस, इतने सारे लोग, इन लॉज, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज, और दूसरी तरफ देवू के मैसेजेस, देवू का कहना कि वो यहाँ पर आ रहा है। अगले दिन थी बैचलर्स पार्टी। लड़कियों के लिए अलग क्लब बुक हुआ था और लड़कों के लिए अलग क्लब। राधिका बहुत सेक्सी ड्रेस पहनकर अपनी बहनों के साथ अपनी बैचलर्स पार्टी में पहुंच गई थी, पर ध्यान सिर्फ और सिर्फ फोन पर ही था। मैसेजेस ब्रिजेश के भी आ रहे थे और देवू के भी आ रहे थे। देवू ने फोटो भेजी थी एयरपोर्ट पर, टिकट ले रहा हूँ गोवा आने के लिए, और ब्रिजेश का मैसेज आ रहा था, आई मिस यू बेबी। राधिका एक बार तो कंफ्यूज हुई थी। ब्रिजेश का मैसेज देवू को और देवू का मैसेज ब्रिजेश को लिख रही थी। तब उसने मैसेजेस मिटाए थे और उसकी अदिति दीदी ने देखा था, आज तुम्हारी बैचलर्स पार्टी है, कम से कम आज तो फोन को छोड़ दो। और उन्होंने राधिका से फोन छीनकर अपने बैग में रख दिया था। राधिका ने प्रोटेस्ट किया तो था, पर सारी बहनों के सामने उसकी चली नहीं थी। इन लोगों ने उसके बाद बहुत ड्रिंक की थी, बहुत रात तक पार्टी की थी। ब्रिजेश और उसके भाई भी वहीं पर पहुंच गए थे। ये लोग सुबह 4 बजे होटल पहुंचे थे। सीधा जाकर नाश्ता किया था। मॉम को बहुत गुस्सा आ रहा था कि लड़के वाले क्या सोचेंगे, उनकी होने वाली बहू ऐसे शराब पीकर टुल बैठी हुई है। राधिका ने कहा था, ब्रिजेश को देखो, उसने भी तो बहुत सारी पी है, वो तो वहीं पर वॉमिटिंग्स कर रहा था। माँ ने कहा था, वो तो लड़का है, कुछ भी कर सकता है। फिर से उनकी वही बातें और राधिका की वही फ्रस्ट्रेशन शुरू हो गई थी। खैर आज शाम को है भजन संध्या और इन लोगों की तो नींद ही पूरी नहीं हुई है। ये लोग जाकर सो गए थे। 2:30 बजे ही अदिति दीदी ने राधिका को उठा दिया था और कहा था, तैयार हो जाओ, भजन संध्या के लिए तुम्हें ऑरेंज कलर की साड़ी पहननी है, मेकअप कराना है, मेकअप आर्टिस्ट भी आने वाली है। राधिका बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। उसका सर बहुत तेज दर्द हो रहा था, फटा जा रहा था, पर ऑप्शन तो कोई नहीं था, उसे तैयार होना ही था। उसने ऑरेंज कलर की साड़ी पहन ली थी, मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवा लिया था। सब लोग ट्रांसफॉर्म हो गए थे। सारी हॉट चिक्स अब इंडियन वेयर में आ गई थी और भजन संध्या में भजनों पर तालियां बजा रही थी। सर तो सबके ही दर्द से फटे जा रहे थे। कॉम्बी फ्लेम की गोलियां और पानी सब एक दूसरे को पास कर रहे थे। तभी राधिका के लिए सब कुछ और मुश्किल हो गया। उसने एक लड़के को कुर्ता पहनकर भजन संध्या में आते हुए देखा, जो इन लोगों की फैमिलीज को बिलोंग नहीं करता था। वो था देवाशीष, जो राधिका से मिलने न्यूयॉर्क से यहाँ तक आ गया था। राधिका अपना फोन ढूंढने लगी, तब याद आया कि फोन कल रात को अदिति ने लिया था। तब अदिति से अपना फोन लिया और देवू को मैसेज किया। देवू जो बहुत कॉन्फिडेंटली आगे गया था, माथा टेका था और उसके बाद आकर लड़कों के साथ बैठ गया था, तालियां बजा रहा था, भजन एंजॉय कर रहा था। राधिका की तरफ देखकर मुस्कुरा भी रहा था। राधिका ने कहा था, फोन में मैसेज देखो। राधिका ने उसे मैसेज किया था, क्यों आए हो? देवू ने कहा था, तुमसे मिलने, एक बार अकेले में मिल लो। राधिका ने कहा था, इतनी सारी फैमिली है मेरी, क्या करूं, कैसे मिलूंगी? उसने कहा था, कुछ भी हो, मिलना तो पड़ेगा। तब राधिका ने कहा था, भजनों के बाद जिम में मिलते हैं। वो जानती थी कि भजन के बाद जिम में तो उनकी फैमिली का कोई नहीं जाने वाला। भजन संध्या जैसे जैसे खत्म हुई और वो जिम में पहुंच गई देवू से मिलने। राधिका ने कहा, 4 साल पहले तो तुमने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया था, अब क्या हुआ? देवू ने कहा,
तब मैं 24 साल का एक बेवकूफ नादान लड़का था, मुझे तुम्हारी इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आई। जिस पर राधिका ने कहा, और अब बहुत मैच्योर हो गए हो, समझ नहीं आ रहा कहाँ आ गए हो, मेरी शादी होने वाली है और तुम सब कुछ स्पॉइल करना चाहते हो, मेरे परिवार की बेइज्जती करवाना चाहते हो। देवू ने कहा, नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, बेबी आई लव यू। राधिका ने कहा, डोंट बेबी मी, और प्लीज यहाँ से चले जाओ। अब कोई आपसे मिलने अगर इतनी दूर से आता है तो उसके साथ आप ज्यादा रूड नहीं हो पाते। राधिका के लिए भी ये सब कुछ मुश्किल था, बट हाँ, पुरानी यादें ताजा जरूर हो गई थी। आप भी जानना चाहते होंगे ना, कौन है ये देवू और क्या रिश्ता है उसका राधिका से। आप सोच ही सकते हैं, एक लड़की जो बहुत एवरेज लुकिंग है, कभी इंपॉर्टेंस नहीं मिली, जब उसे कोई लड़का इंपॉर्टेंस देता है तो वो कितना स्पेशल फील करने लगती है। ऐसा ही कुछ राधिका के साथ भी हुआ था। जब वो न्यूयॉर्क में पहुंची थी तो वहां एक फ्रेंड के थ्रू उसे देवू मिला था, जो कि एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में जॉब करता था। स्मार्ट था, हैंडसम था, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, फेमिनिस्ट था, लड़कियों की रिस्पेक्ट करता था। वो हमेशा राधिका को एनकरेज करता था। जब भी वो किसी टेंशन में होती, देवू से बात करती तो देवू कहता, तुम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, यू कैन डू इट, तुम डरो मत, तुम कॉन्फिडेंट रहो। देवू की ये सारी बातें राधिका को बहुत अच्छी लगती। राधिका और देवू ने पहले तो कुछ डिनर्स पर जाना शुरू किया, टाइम स्पेंड करना शुरू किया। उसके बाद ये दोनों बहुत करीब आ गए, लिव इन में रहने लगे, सारी हदें पार कर दी थी। देवू को राधिका बहुत प्यार करती थी, बहुत ज्यादा प्यार, और उसे हमेशा स्पेशल फील करवाना चाहती थी। जब देवू की पहली प्रमोशन हुई थी तब राधिका ने उसे सरप्राइज पार्टी दी थी, बहुत सारे फ्रेंड्स को घर पर बुलाया था। देवू को बहुत अच्छा लगा था। पर जब आप किसी के लिए ऐसा कुछ करते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी ऐसी ही होती हैं। कुछ टाइम के बाद देवू की प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। ऑफिस में कुछ पॉलिटिक्स के कारण उसे लेट डाउन किया जा रहा था। इधर राधिका की प्रोफेशनल लाइफ फ्लरिश कर रही थी। उसे $150,000 का बोनस मिला था। $120,000 उसकी ईयरली इनकम थी। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो वो देवू के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी। उसने देवू को डिनर के लिए बुलाया था। दोनों एक फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर करने गए थे। पर आज देवू राधिका से ज्यादा वहाँ के खाने की तारीफ कर रहा था। ये राधिका को बहुत इरिटेटिंग लग रहा था। वो सोच रही थी, जब इसे प्रमोशन मिला तो मैंने इसे कितना स्पेशल फील करवाया, और आज ये मेरी तारीफ में 2 शब्द भी नहीं कह रहा। खैर, खाना खाने के बाद देवू ने एक लाइन में राधिका की तारीफ जरूर की थी। राधिका की इनकम बढ़ती जा रही थी, देवू उसे मैच नहीं कर पा रहा था। अब उसका वो फेमिनिज्म ना जाने कहाँ चला गया था। राधिका को रात रात को देर तक काम करना पड़ता, सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाना होता। देवू कुछ ना कहता, पर राधिका की माँ जो हमेशा से चाहती थी कि राधिका शादी कर ले, राधिका के मन में भी अब ये बात आने लगी थी। वो जब भी देवू से इस टॉपिक पर बात करती, देवू कहता, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मैंने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। राधिका की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। राधिका के साथ जो उसके को-वर्कर्स को इतना हाई बोनस मिला था, उसके लिए राधिका के ऑफिस वालों ने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। राधिका ने डिसाइड किया था कि आज वो सबको देवू से मिलवाएगी, सबको बता देगी कि उसकी लाइफ में कौन लड़का है, किसके साथ वो आगे की जिंदगी बिताना चाहती है। पर देवू उस दिन पार्टी में आया ही नहीं था। सबके पार्टनर्स आए थे। राधिका को बहुत बुरा लगा था। जब वो घर पहुंची थी तो देवू ने कहा था कि कुछ ऑफिस की प्रॉब्लम्स थी। राधिका ने कहा, तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी ऑफिस की प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। देवू ने कहा, तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बैंक और तुम्हारे पैसे इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। राधिका को ये बात बहुत बुरी लगी थी। पैसा रिश्ते में कैसे आ गया? देवू तो हमेशा लड़कियों को एनकरेज करता था, हमेशा आगे बढ़ने के लिए उसने राधिका को कहा था। आज वो उसी के पैसे से जलने लगा है। राधिका किसी भी हाल में देवू के साथ रिलेशन खराब नहीं करना चाहती थी। जब देवू अपसेट होता तो वो उसे मनाती, उसके करीब जाती और कहती कि डिफरेंसेस को खत्म करो। पर वो शादी करना चाहती थी और देवू नहीं करना चाहता था। जब भी इस टॉपिक पर बात होती तो दोनों की बहुत लड़ाई होती। आज राधिका देर रात तक एक कॉन्फ्रेंस कॉल में थी। उसने फोन को हैंड्स फ्री किया था, स्पीकर पर रखा हुआ था। देवू उन लोगों की बातें सुन रहा था। जैसा कि ये डिस्ट्रेस डेड ग्रुप में थे, इन्हें लोगों से बिल्डिंग्स खाली करवानी पड़ती थी। अपने पैसे निकालना इनका मेन मोटिव था। बात हो रही थी एक इंडस्ट्री की जिसे खाली करवाया जाना था और वहां पर घर बनाने थे ताकि इन लोगों का पैसा कवर हो सके। देवू एक इमोशनल बंगाली लड़का था। उसने कहा था कि उन लोगों का क्या, उन लेबर्स का क्या जो उस फैक्ट्री में काम करते हैं। राधिका ने कहा, दे देंगे उनको भी थोड़ा कंपनसेशन, पर हमें भी तो अपने पैसे के बारे में सोचना है।
देवू ने कहा तुम कितनी हार्ड हो गई हो, तुम एक बहुत प्यारी इनोसेंट स्वीट सी लड़की थी जब इंडिया से आई थी, और अब देखो तुम कितनी मटेरियलिस्टिक हो गई हो, तुम्हारे लिए सिर्फ पैसा ही इंपॉर्टेंट है, उन लोगों के इमोशंस कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। राधिका ने कहा ये बिजनेस है, बिजनेस में ऐसा ही होता है, मैं आज भी वही स्वीट लड़की हूँ, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को हमें अलग अलग रखना चाहिए। पर देवू ने कहा मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं तुम्हारी जैसी लड़की के साथ अपना फ्यूचर नहीं चाहता। ये सुनकर राधिका को जैसे एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। उसने कहा क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? देवू ने कहा जब हमारे बच्चे होंगे तब क्या होगा, क्या तब भी तुम ऐसे ही देर रात तक काम करोगी, सुबह जल्दी मीटिंग में जाओगी? राधिका ने कहा देखेंगे ना कैसे मैनेज होगा, हम मैनेज कर लेंगे, पेरेंट्स को बुला लेंगे, कोई फुल टाइम नैनी रख लेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। देवू ने कहा नहीं, मैं अपने बच्चों की माँ ऐसी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों की माँ उनके लिए पूरा दिन अवेलेबल रहे, जब मैं घर आऊं तो वो घर पर हो, खाना बनाए। राधिका ने कहा तुम तो लड़कियों की काम करने के फेवर में थे, तुमने तो मुझे हमेशा इनकरेज किया और आज तुम ये बातें कर रहे हो। देवू ने कहा हाँ एनकरेज करना ठीक है, लड़कियों का काम करना ठीक है, बट मैं अपने बच्चों की माँ ऐसी नहीं चाहता, मैं एक हाउसवाइफ चाहता हूँ, क्या तुम अपनी नौकरी छोड़ोगी? राधिका को तो अपनी नौकरी बहुत पसंद थी, उसे अपने काम में बहुत मजा आता था, ये बहुत शॉकिंग था उसके लिए। उसने कहा देवू नौकरी छोड़ना क्यों जरूरी है, हम लोग ऐसे भी तो मैनेज कर सकते हैं। आई नो हम मैनेज कर लेंगे, तुम भी तो काम पर जाओगे, फिर मैं क्यों नहीं? अच्छा तो तुम चाहती हो कि काम मैं छोड़ दूं क्योंकि मैं कम कमाता हूं तुम ज्यादा? मैंने ऐसा कब कहा देवू, मेरा मतलब है कि तुम काम करोगे मैं भी काम करूंगी, दोनों मिलकर काम करेंगे और दोनों मिलकर घर भी संभाल लेंगे। हाँ तुम्हें अपने पैसे की बहुत अकड़ हो गई है ना। पैसा हमारे रिश्ते के बीच में कैसे आ गया देवू, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार ठीक है राधिका, पर शादी मैं तुम्हारे जैसी लड़की के साथ नहीं कर सकता जिसे किसी के इमोशंस की परवाह नहीं, जैसे आज तुम्हें उन लेबर्स के इमोशंस की परवाह नहीं, कल मेरे बच्चों के इमोशंस की परवाह नहीं होगी। मुझे नहीं लगता ये वर्क करेगा। ये कहकर देवू बेड पर चला गया था, सो गया था, पर राधिका पूरी रात नहीं सो पाई थी। वो देवू के बिना की जिंदगी नहीं सोच सकती। वो सुबह जल्दी उठी थी, उसने देवू के लिए नाश्ता बनाया था, उसके फेवरेट पैनकेक्स बनाए थे, फ्रूट्स काटे थे, पूरी तैयारी कर टेबल सजाया था। जब देवू उठा था तो उसने कहा था आज वीकेंड है क्या? नहीं, बट मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं। थैंक यू सो मच। देवू ये कहकर खाना खाने बैठ गया था। पर तुम्हारी तो आज सुबह जल्दी मीटिंग थी। हाँ जाना है मुझे मीटिंग में। राधिका भी साथ में बैठ गई थी। वो देवू को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए बहुत सारे एफर्ट्स कर रही थी। खाना खाते खाते देवू ने कहा राधिका मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। राधिका को लगा शायद सॉरी बोलेगा, पर देवू ने कहा आई नो आज तुम एफर्ट्स कर रही हो, तुम खाना बना रही हो, तुम जल्दी उठी हो, बट मुझे नहीं लगता ये काम कर पाएगा, हम दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे। राधिका तुम क्या कह रहे हो देवू? राधिका बीच बीच में टाइम भी देख रही थी, अगर अब वो नहीं उठी, अब वो नहीं गई तो वो मीटिंग के लिए लेट हो जाएगी, उसे मीटिंग के लिए टाइम पर पहुंचना था। पर देवू उससे बात करना चाहता था। देवू कह रहा था कि ये रिलेशनशिप काम नहीं करेगा। राधिका खड़ी हो गई, उसने कहा कि मुझे देर हो रही है, मुझे तैयार होना है। वो नहाने जाने लगी, तब देवू ने कहा देखा ऐसा ही तुम हमारे बच्चों के साथ भी करोगी, जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी तब तुम उठकर भाग जाओगी, तुम्हें तो ऑफिस जाना है, तुम्हारे लिए तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट है। राधिका ने कहा देवू तुम जानते हो मेरी मीटिंग है, तुम जानते हो मुझे देर हो रही है, यू नो मैं अभी नहीं रुक सकती हूँ। हाँ आई नो। राधिका तैयार होकर ऑफिस चली गई थी। जब ऑफिस पहुंची तब देवू का मैसेज आया था। वो मीटिंग में थी। देवू का मैसेज उसने फोन नीचे रखकर देखा था, जिसमें उसने लिखा था इस महीने का रेंट मैंने फ्रिज के ऊपर रख दिया है, अपना सामान लेकर जा रहा हूँ। आई नो दिस विल नॉट वर्क। राधिका की पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी ऐसा क्या हुआ, आखिर ऐसा तो उसने कुछ कहा भी नहीं था देवू को जिसके लिए देवू ये रिश्ता खत्म कर दे। 2 साल हो चुके थे उन्हें एक साथ रहते हुए। वो देवू को टाइम भी देगी, उसे समझेगी भी। वो जानती थी देवू नाराज है, सब ठीक हो जाएगा। मीटिंग के बीच में से ही
उसने सॉरी कहा था और वो थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गई थी। देवू को कॉल किया था पर देवू ने कॉल नहीं उठाया था। बहुत बार कॉल करने पर देवू ने कॉल उठाया और कहा कि मैं बिजी हूँ, मुझे कॉल मत करना। मैसेजेस भी किए, उसे सॉरी भी लिखा, पर देवू उसके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा था। अगर दे भी रहा था तो ये कि मुझे मैसेज मत करो। राधिका उस दिन बहुत रोई थी। एक जिंदा लाश की तरह उसकी जिंदगी हो गई थी। घर पर जब वो पहुंची थी तो उस खाली घर को वो बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी। देवू के बिना वो नहीं जी सकती। कुछ दिनों तक तो वो एक जिंदा लाश वाली जिंदगी जी रही थी। सुबह उठती, तैयार होती, ऑफिस जाती, जितना हो सकता ऑफिस में रहती और देर रात को घर आती। रात भर दीवारें देखती रहती, नींद ही ना आती उसे। बहुत बार देवू को फोन करती, बहुत बार उससे माफी मांगती, गिड़गिड़ाती उसके आगे, उसे कहती प्लीज लौट आओ, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, प्लीज लौट आओ। पर देवू उसकी किसी बात को ना सुनता और कहता कि अब मैंने डिसीजन ले लिया है राधिका, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। राधिका हर हद तक देवू के सामने गिर जाना चाहती थी, झुकने को तैयार थी। उसे आज तक सिर्फ एक इंसान ने इम्पोर्टेंट फील करवाया था, वो था देवू, और वो उसे खोना नहीं चाहती थी। फाइनली उसने डिसीजन ले लिया था कि वो नौकरी छोड़ देगी। देवू जैसे चाहता है वो वैसी ही जिंदगी जिएगी। उसे लगा था अगर वो देवू को ये खुशखबरी देगी तो वो खुश हो जाएगा। मैसेज पर नहीं, कॉल पर नहीं, पर्सनली उसे देवू को बताना होगा। वो जानती थी कि देवू अब अपने दोस्तों के साथ उसी पुराने घर में रह रहा है। उसने देवू के लिए फ्लावर्स खरीदे थे, एक एंगेजमेंट बैंड भी खरीद लिया था और देवू के घर पहुंच गई थी। बेल बजाने लगी तब रोक लिया अपने आप को। देवू को सरप्राइज देना है। वहीं गमले के नीचे उनके घर की चाबी रखी रहती है, वो जानती थी। उसने चाबी से दरवाजा खोला था। देवू के कमरे में पहुंची थी तो फ्रीज हो गई थी। देवू एक अमेरिकन लड़की के साथ बेड में था, नेकेड। उसे वहां से भाग जाना चाहिए था, बट नहीं, वो हिल भी नहीं पा रही थी। राधिका, तुम यहाँ? उस अमेरिकन लड़की ने पूछा। यू नो हर? आई यूज्ड टू, देवू ने कहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? राधिका तब वहां से भागी और भागती ही गई। भागते भागते वो नीचे तक आ गई, कैब लेकर घर पहुंची और बहुत रोई। मम्मी को कॉल किया, कहा मम्मी आई मिस यू, आई रियली मिस यू, आपकी बहुत याद आ रही है। माँ समझ गई थी कुछ तो गलत हुआ है। उन्होंने पूछा बार बार राधिका से आखिर क्या हुआ है। राधिका ने कहा कुछ नहीं, बस आपकी याद आ रही थी। उन्होंने कहा याद तो हमें भी तुम्हारी बहुत आती है, घर आ जाओ, पर अभी सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। राधिका सुबह ऑफिस पहुंची थी और उसने रेजिग्नेशन दे दिया था। डिसाइड किया था कि कम से कम वो न्यूयॉर्क में तो अब और नहीं रह सकती। यहाँ के हर रेस्टोरेंट में, हर गली में, उसके अपने घर में सिर्फ और सिर्फ देवू की यादें बसी हैं। अब देवू और उसके बीच में कोई रिश्ता नहीं है तो इस देश के साथ भी उसका कोई रिश्ता नहीं है, इस जगह के साथ भी वो कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। उसके ऑफिस के लोगों के लिए तो कम से कम वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहते थे। उसके बॉस ने उसे सजेस्ट किया कि अगर वो इस जगह पर नहीं रहना चाहती तो वो उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, उसे हांगकांग के ऑफिस में भेज सकते हैं। राधिका ने सोचा 0 सैलरी पर जाने से तो यही अच्छा है। वैसे भी वो घर जाएगी तो मम्मी सारा दिन उसका दिमाग खाएगी, कहेगी शादी कर लो, जो अब वो नहीं करना चाहती। हांगकांग में गोल्डमैन सैक्स के पार्टनर से बात की गई, मिस्टर नील, जिन्होंने एक छोटा सा राधिका का इंटरव्यू लिया और उसे हांगकांग आने के लिए वेलकम कहा। राधिका की सैलरी में भी अच्छा खासा हाइक हो गया था। आज वो कैब लेकर एयरपोर्ट जा रही है, इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर। कैब में थी, ब्रुकलिन ब्रिज पहुंचे थे जहां पर उसकी और देवू की बहुत सारी यादें थी। उसने कैब ड्राइवर से कहा था मैं इस ब्रिज को पैदल क्रॉस करना चाहती हूँ, आप दूसरी तरफ मेरा इंतजार कीजिए। कैब ड्राइवर ने कहा था मीटर ऑन रहेगा। राधिका ने कहा ठीक है। वो पैदल ब्रुकलिन ब्रिज को पार कर रही थी, आसपास इस शहर को देख रही थी, देवू को याद कर रही थी। आप अपनी किसी से कितनी बेइज्जती करवा सकते हो, उसकी एक्चुअल में ना लिमिट डिसाइड करता है आपका प्यार उस इंसान के लिए। राधिका आज भी देवू को बहुत मिस कर रही थी। उसने अपना फोन खोला, देवू की चैट खोली, देवू ऑनलाइन था। उसने हाय लिखा, कोई जवाब नहीं। उसने लिखा कि मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। देवू ने कोई जवाब नहीं दिया। तब उसने कहा कम से कम आज तो कुछ जवाब दे दो।
देवू ने लिखा गुड। राधिका ने कहा मैं हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर तुम्हारी जिंदगी छोड़कर जा रही हूँ, कम से कम कुछ तो अच्छा लिख देते। उसने लिखा तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी और मुझे कोई बेटर केयरिंग पर्सन। राधिका के लिए बहुत ज्यादा हो गया था। आखिर कब तक और कितनी ह्यूमिलेशन सहेगी वो इस लड़के से। वो अब देवू को अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहती थी। उसने अपना वो नया आईफोन लिया और ब्रिज के नीचे फेंक दिया। फेंकने के बाद उसे रिग्रेट तो हुआ था। वो चाहती तो देवू का कांटेक्ट डिलीट कर देती, बट वो जानती थी वो नहीं कर पाएगी ये सब कुछ। ये थी देवू और उसकी आखिरी कन्वर्सेशन। और आज देवू के साथ वो गोवा के मैरियट होटल के जिम में है। उसकी शादी होने वाली है एक और लड़के के साथ। वो अरेंज मैरिज करने जा रही है। अगर ब्रिजेश की बात करें तो ब्रिजेश एक बहुत ही सीधा साधा भोला भाला सा लड़का है जो अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए एक्साइटेड है, जो राधिका से प्यार करना चाहता है, उसे इम्पोर्टेंस दे रहा है। वही देवू जिसने उसे इतना इंसल्ट किया। पर आज देवू जमीन पर बैठ गया था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, राधिका से माफी मांग रहा था, कह रहा था कि वो जानता है आज भी राधिका के मन में उसके लिए फीलिंग्स बची हैं और वो उसे माफ कर देगी। उसे एक मौका चाहिए। वो आज के बाद राधिका को कभी भी दुख नहीं देगा। राधिका ने कहा था अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी शादी होने वाली है। जिस पर देवू ने कहा मैंने सब सोच लिया है, तुम कुछ मत करो, तुम इसी डेट पर शादी कर लेना, मैं अपने परिवार को बुला लूंगा, हम दोनों उसी दिन शादी कर लेंगे। और जहाँ तक ब्रिजेश के परिवार की बात है, मैं उससे बात कर लूंगा, मैं सबसे बात कर लूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हारे घर की साइड वालों को तो ज्यादा कुछ पता भी नहीं चलेगा, शादी तो होगी ना, किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और ब्रिजेश की फैमिली को मैं अपने आप संभाल लूंगा राधिका, मैंने सब सोचा है। राधिका हंसने लगी। उसने कहा आज तुमने सब कुछ वर्कआउट कर लिया मिस्टर देवाशीष, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। देवू ने कहा मैं जानता हूँ आसान नहीं है, बट प्यार कुछ भी करवा देता है, प्यार कुछ भी बदल सकता है। और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम मुझे प्यार करती हो, हम अपने प्यार के लिए ये सब कुछ कर लेंगे, दुनिया से लड़ लेंगे और शादी के बाद हम दोनों न्यूयॉर्क चले जाएंगे या फिर लंदन, जहाँ तुम अभी रहती हो, जहाँ तुम कहोगी दुनिया में वहां चले जाएंगे। किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता, हमारी शादी हो जाएगी, हमारी जिंदगी, हमें वो देखना है। तुम एक ऐसे इंसान के साथ शादी कर लोगी जिसे तुम जानती भी नहीं हो, प्यार भी नहीं करती। मुझे तुम प्यार करती हो, हम दोनों ने एक अच्छा समय बिताया है। जानती हो उस समय मैं बहुत परेशान था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी मेरे काम में। एक ऐसी लड़की जो मुझसे 3 गुना ज्यादा पैसे कमाती है, मैं उसके साथ कैसे जिंदगी काट पाता। जानता हूँ फेमिनिज्म है, सब कुछ है, जानता हूँ लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट उस समय मैं बहुत परेशान था, मैं डिसीजन नहीं ले पाया राधिका। और तुम्हारे लिए तुम्हारा काम बहुत इम्पोर्टेंट था, मेरे लिए मेरी जिंदगी बहुत उलझ गया था सब कुछ राधिका, मैं नहीं डिसीजन ले पाया। आज सब कुछ सॉर्ट आउट है, आज मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। अच्छा, और उस अमेरिकन लड़की का क्या हुआ? उसका और मेरा इंटेलेक्ट कहाँ मैच करता? अच्छा, तो तुम्हें अब इंटेलेक्ट से भी फर्क पड़ता है, राधिका ने कहा। देवू ने कहा इसीलिए तो तुम्हें पसंद किया था और इसीलिए तो तुमने मुझे छोड़ भी दिया। हाँ बाबा, गलती हो गई। आई नो आई लव यू लाइक एनीथिंग। देवू पूरी तरह से उसे कन्विंस कर रहा था। राधिका ने भी तो देवू को बहुत प्यार किया था, वो उसका पहला प्यार है। इधर उसके घर से कभी उसकी बहन का, कभी मॉम का कॉल आना शुरू हो गया था। उसने देवू से कहा था कि अब मुझे जाना होगा। देवू ने कहा था तुम सोचोगी ना? राधिका ने कहा पता नहीं। पर देवू ने उसे कन्विंस किया, कम से कम ये बोलने के लिए कि वो इस बारे में सोचेगी। वो चली गई थी। ब्रिजेश उसके साथ बात कर रहा था, पर उसका ध्यान अब देवू में लगा हुआ था। अगले दिन सुबह ब्रिजेश ने उसे मैसेज किया था वॉक पर चलने के लिए। तो ब्रिजेश के साथ वॉक पर चली गई थी। वो देवू के लिए इस लड़के को कैसे धोखा दे, कितना शरीफ है, कितना इनोसेंट है। वो फ्यूचर के प्लान्स बना रहा था, राधिका से पूछ रहा था वो क्या चाहती है, राधिका को कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा था, उसे कह रहा था कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम बहुत अच्छी हो। अगर ये लड़का थोड़ा खराब होता तो राधिका के लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता। वो नहीं समझ पा रही थी क्या करे, पर तभी देवू का मैसेज आया, आई लव यू बेबी, गुड मॉर्निंग।
राधिका एकदम से अपसेट हो गई। ब्रिजेश ने कहा क्या हुआ? राधिका ने कहा वो दीदी का कॉल है, कुछ काम है, मुझे जाना होगा। थोड़ी देर तो रुक जाओ, मैं तो सोच रहा था कि हम दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे सब लोगों से दूर। तभी मैसेज दोबारा आया। एक बार फिर देवू ने लिखा था आई लव यू बेबी। राधिका ने कहा नहीं नहीं मुझे जाना होगा, बहुत जरूरी काम है, आई एम सॉरी, हम बाद में बात करते हैं। ये बोलकर भागकर राधिका लिफ्ट में पहुंच गई थी। देवू के मैसेजेस देख रही थी। राधिका के लिए सब कुछ बहुत मुश्किल हो रहा था। ब्रिजेश ने शाम को वॉक पर चलने के लिए कहा था, पर वो किसी के साथ भी वॉक पर नहीं जाना चाहती थी। सबसे दूर जाकर सोचना चाहती थी क्या करे अपनी जिंदगी का। शाम को ऐसे ही वो अकेले वॉक करने निकल गई थी। तब देवू मिल गया था। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? राधिका ने पूछा। देवू ने कहा नहीं, बट इंतजार कर रहा था। राधिका ने कहा कोई देख लेगा, मैं तुमसे यहाँ बात नहीं कर सकती। देवू ने कहा आगे शैक्स बने हुए हैं, चलो वहां चलते हैं। वो राधिका को वहां ले गया, उससे बात करने लगा। एक बार फिर उसे कन्विंस करने लगा कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ, तुम मुझे नहीं भूल सकती और तुम्हें डिसीजन लेना ही होगा। उसने राधिका को हक किया था। वो राधिका को छोड़ना ही नहीं चाहता था। पहले प्यार को भूल पाना एक्चुअल में बहुत मुश्किल है। एक अननोन इंसान के साथ शादी करना वो भी मुश्किल है, पर देवू की इतनी सारी गलतियां, क्या उन्हें भुलाया जा सकता है? राधिका के पास तभी ब्रिजेश का फोन आ गया था। राधिका ने साइड में होकर ब्रिजेश से बात की थी। ब्रिजेश मिलने के लिए बोल रहा था। उसने ब्रिजेश से कह दिया था हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, एक काम करो बाइक ले आओ, मैं थोड़ा दूर कहीं जाना चाहती हूँ, सब शोर शराबे से, इस होटल से दूर। ब्रिजेश खुश हो गया था। राधिका ने जब ये देवू को बताया तो देवू उदास हुआ, पर उसने कहा आई नो तुम डिसीजन लोगी, मैं जानता हूँ तुम मुझे प्यार करती हो। राधिका ब्रिजेश के साथ बाइक पर चली गई थी। ब्रिजेश ने बताया था कॉलेज टाइम में वो एक बार पहले गोवा आया था और उसने अपने दोस्तों के साथ जॉइंट्स भी पिए थे। राधिका ने पहले ऐसा कभी नहीं किया, पर आज वो करना चाहती थी। उसने ब्रिजेश से कहा मुझे भी जॉइंट पीना है। ब्रिजेश ने कहा ठीक है। उसने जॉइंट्स अरेंज करवा दिए। दोनों जॉइंट्स पी रहे थे। वो राधिका को सिखा रहा था कि कैसे इसे कंज्यूम करना है। जैसे जैसे वो उसके अंदर जा रहा था, राधिका का दिमाग कुछ क्लियर हो रहा था। राधिका ने तब ब्रिजेश से पूछा था फेमिनिज्म जानते हो? ब्रिजेश ने कहा सुना तो है, पर ज्यादा जानता नहीं हूँ। इक्वल राइट्स फॉर वुमेन है ना? राधिका ने कहा हाँ, हर तरह से वुमेन के इक्वल राइट्स, हर चीज में वुमेन को मेन के इक्वल होना चाहिए। ब्रिजेश ने कहा मैं फेमिनिज्म से ज्यादा ह्यूमनिज्म में बिलीव करता हूँ। हम सब ह्यूमंस हैं और सबको एक जैसे राइट्स मिलने चाहिए। ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता लड़के और लड़कियों को हमें अलग ट्रीट करना चाहिए। हाँ, बहुत सारी चीजों में लड़के और लड़कियां अलग होते हैं, बट बहुत सारी चीजों में इक्वल भी होते हैं। तुम्हारे मॉम डैड को पता चलेगा कि उनकी होने वाली बहू ऐसे जॉइंट्स पी रही है तो? ब्रिजेश ने कहा हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका बेटा भी तो पी रहा है, अगर मैं पी सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं? और उसके बाद बाइक पर ब्रिजेश को हक करके वो लौट आई थी। आपके अंदर की लड़की थोड़ा कमजोर तो पड़ जाती है। अपने पहले प्यार को भूलना भी बहुत मुश्किल होता है। ब्रिजेश में कमी ढूंढने लगी थी। नाम कितना गंदा है, ब्रिजेश गुलाटी की वाइफ। इससे तो देवाशीष सेन की वाइफ होना बेटर लग रहा है। पर जो देवू ने किया, क्या उसे बुलाया जा सकता है? आज राधिका के हाथ में मेहंदी लग रही थी। फोन में मैसेज आया था। राधिका ने देखा तो इस बार ये मैसेज ना देवाशीष सेन का था और ना ब्रिजेश गुलाटी का। हाय, दिस इज नील। तुम शादी कर रही हो मैंने सुना है, कहाँ पर हो अभी? एक हाथ में मेहंदी लग रही थी, दूसरे हाथ से मैसेजेस का रिप्लाई कर रही थी। बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे राधिका, और वो फोन पर नहीं हो सकती, मुझे तुमसे मिलने आना होगा। बताओ कौन सा होटल है तुम्हारा? गोवा में हो ना तुम? राधिका की लाइफ कुछ ज्यादा ही मेस्ड अप नहीं हो गई है? अब राधिका क्या करने वाली है और ये नई एंट्री कौन है, ये सब हम जानेंगे, बट उसके लिए आपको करना होगा इंतजार, क्योंकि फिलहाल मुझे जाना होगा और नेक्स्ट वीक मैं लेकर आऊंगी नॉवल वन इंडियन गर्ल का सेकंड पार्ट। तब हम जानेंगे एक्चुअल में राधिका क्या करती है, किससे शादी करेगी राधिका, क्या डिसीजन लेगी, क्या वो ब्रिजेश गुलाटी की जगह देवाशीष को चुनेगी, या फिर ये नया इंसान ये कौन है? बहुत सारे सवालों के साथ फिलहाल आपको छोड़े जाती हूँ। कहानी को अगले हफ्ते बढ़ाऊंगी आगे। टिल देन यू स्टे हैप्पी
keep smiling and keep waiting for me. I'll be right back. Bye bye.